ओके, अस्सलाम वालेकुम। अ, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल जो हमने टॉपिक में स्टडी किया था ना, उसमें क्या हुआ है कि वो लास्ट में लेक्चर जो है वो उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं ना आप लोगों को वहाँ से समझा देती हूँ। आई थिंक एडियाबेटिक प्रोसेस के लास्ट लाइन्स थे। तो यहाँ से कुछ जो लाइन्स थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखिए। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। Adiabatic changes adiabatic change occur when the gas expands are compressed rapidly. वो कह रहे कि हमारे पास जब गैस कंप्रेस होती है या फिर एक्सपेंड होती है रैपिडली, तेजी से, तभी हमारे पास उसके अंदर एडियाबैटिक चेंजेस जो होती हैं वो अपेयर होते हैं। पर्टिकुलरली व्हेन द गैस इज कंटेन्ड इन एन आइसोलेटेड सिलेंडर। और ये जो है ये मखसूस तौर पर ये जो बात की है उसने, ये इंसुलेटेड सिलेंडर के लिए, इंसुलेटेड सिलेंडर के अंदर हमारे पास अगर हम खुद से कोई चीज़ ऐड करते हैं तभी ऐड होती है और बाहर भी तभी निकलती है। द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस आर, एडियाबेटिक प्रोसेस की कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इस तरह से वो आप लोगों से पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि कुछ एग्जाम्पल्स लिखें एडियाबेटिक प्रोसेस की, या फिर वो ये कह सकता है कि अगर रैपिडली एयर जो है वो एस्केप हो रही है ब्रस्ट टायर में से, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल है। एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज जीरो, चेंज ऑफ हीट इज जीरो। यानी हीट ना ही एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर, ना ही सिस्टम से बाहर हो रही है, तो हमारे पास हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है, जीरो रहती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, हम उस प्रोसेस को कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल देखें, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द ब्रेस्ट टायर। जो हमारे पास फटा हुआ टायर होता है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल कील लग जाती है, कुछ लग जाता है, तो वो ब्रेस्ट टायर होता है। ब्रेस्ट टायर में से हवा जो है वो बहुत तेजी से निकलती है, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, ये रैपिडली कंप्रेशन की है, तो ये एडियाबैटिक है। द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच एन अ साउंड वेव इज पासिंग। अब एयर जैसे हमारे पास हम जब बोलते हैं ना, तो या फिर एयर कंप्रेस होती है या फिर कंप्रेस होती है। जब मैं बोलूंगी तो मेरे मुंह से जो हवा निकलेगी, जो आवाज निकलेगी, उससे हमारे पास एयर के पार्टिकल जो मेरे मुंह के नजदीक है वो कंप्रेस हो जाएंगे, फिर वो एक्सपेंड होंगे। इस तरह से ये जो कंप्रेशन और सॉरी एक्सपेंशन जो है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बादलों का बनना, दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। एज टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जो कि हमारे पास टेम्परेचर जो है गैस का वो कांस्टेंट नहीं रहता इस केस में। ऐसे ही है ना, क्योंकि अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं स्टडी करें। आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता था कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता था। टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी वहाँ पर जीरो था, या इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट थी। ठीक है, तो हमारे पास एक और बात आप लोगों को बताई थी कल, कि हमारे पास कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब हमारे पास थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द प्रोसेस वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू 6 है, अब मैं अगर थोड़ी देर बाद चेक करूंगी तो भी वो 6 होगी, अगर उससे थोड़ी देर बाद चेक करूंगी तब भी 6 होगी। तो अम, जो कांस्टेंट है इसको जीरो नहीं कहा जा सकता। जीरो भी हो सकती है लेकिन जीरो नहीं होता। मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है विल रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट? ओके, सो इट हैज बीन सीन दैट, अच्छा, हमने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस में कि हमारे पास जो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ वहां पर हमने अप्लाई किया था। लेकिन अभी तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो हमारी जो वैल्यू जो है पीवी की, ये थोड़ी चेंज हो जाती है। इसमें हमारे पास एक क्वांटिटी ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड molar specific, it is actually the ratio between the molar specific heat of gas at constant pressure to the molar specific heat of gas at constant volume, gamma। पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा पीवी गैमा। पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, where gamma is the ratio of the molar specific heat of gas at the constant pressure। molar specific heat gas की जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं? गैमा कहते हैं।
The curve representing adiabatic process is called adiabat, and isotherm is more steeper than adiabat. Why isotherm is more steeper than adiabat? आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ दिखाए गए हैं। ऊपर वाला आइसोथर्म है, नीचे वाला एडियाबैट है। ठीक है, ये हमारे पास आता है ड्रा द पीवी ग्राफ फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रेन टेस्टर दिया हुआ है। अच्छा, ब्रेन टीसस, पता नहीं ये क्या है, टीसस। अच्छा, इसको हम देखते हैं। Why does the internal energy of the ideal gas remain constant during the isothermal process? तो कि आप लोगों को कल इसका एक आंसर दे दिया था, आप लोग कल के वीडियो में देख सकते हैं। और अभी मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बताना चाहूँ तो इसका आंसर ये बनेगा, बिकॉज इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, एंड फ्रॉम द kinetic molecular theory we know that kinetic energy is directly average kinetic energy is directly proportional to temperature. Average kinetic energy is equal to 3 by 2 kBt, right? 3 by 2 kb is the constant, right? So then kinetic energy is directly proportional to temperature. As temperature is constant, it means that kinetic energy will remain constant throughout the process, right? And then we know that for ideal gas, potential energies are zero, and internal energy is the sum of molecular energies that are kinetic energies and potential energies, right? So ideal gas carry only kinetic energy, and that is translational kinetic energy. So हमारे पास क्या होएगा कि यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, राइट? तो अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी इस तरह से कांस्टेंट हुई, क्योंकि काइनेटिक इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हमने पहला जो लेक्चर चैप्टर नंबर 6 का स्टडी किया है, उसमें ये बात मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई थी। आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा कल का था। अभी हमने 6.5 को स्टडी करना है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। 6.6 इंक्लूडेड नहीं है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप लोगों ने 10th में केमिस्ट्री में प्रोसेसेस पढ़े हैं, तो आप लोगों को इसकी नो हाउ होगी। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को इधर, चूँकि metric and FSA are both different classes and different levels, तो हम लोगों को इसमें हो सकता है थोड़ा सा enhance करके बताया गया हो। A reversible process is the one which can be retraced in exactly reverse order. अब रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको हम दोबारा से रीट्रेस कर सकते हैं। यानी अगर एक हमने रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिला है, तो अब जो प्रोडक्ट है उससे रिएक्टेंट मिल सकता है। यानी कि मैंने अगर सूजी से हलवा बनाया तो हलवे से सूजी बन सकती है, ठीक है? ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ऐसा होता नहीं है, बस एक एग्जांपल आप लोगों को दिया विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। और इसमें हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेसेस में कोई चेंज भी नहीं आता सराउंडिंग में, सही है? In the reverse process, the working substance passes through the same stages as in the direct process. अब इसमें डायरेक्ट प्रोसेस क्या हुआ था कि हमारे पास सूजी से हलवा बना था, ठीक है? अब कन्वर्स प्रोसेस क्या होगा, यानी रिवर्स प्रोसेस कौन सा होएगा कि हमारे पास सूजी से हलवा बनेगा। अब जो चेंजेस जो हैं वो डायरेक्ट प्रोसेस में आई थी, वही चेंजेस जो है, वही स्टेजेस जो है वो सेम टू सेम रिवर्स प्रोसेस में भी आएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? समझ आया? ये कहना चाह रहा है कि अगर आप मेरे घर से अपने घर की तरफ जाएं, ठीक है, तो जो आपने स्टेप अबूर किए हैं, ठीक है, तो फिर अगर आप अपने घर से फिर दोबारा से मेरे घर की तरफ आए, तब आपको दोबारा से वही स्टेप जो है वो दोबारा से कवर अप करने पड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल, राइट? Okay. In the reverse process, the working substance passes through the same stages as in the direct process, but thermal and mechanical effect at each stage are exactly reversed. लेकिन क्या होता है कि थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट्स जो होते हैं वो हर स्टेज पर रिवर्स हो जाते हैं, एग्जैक्टली रिवर्स्ड, ठीक है?
इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द डायरेक्ट प्रोसेस, अगर डायरेक्ट प्रोसेस में क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई थी, इट विल बी गिवन आउट इन द रिवर्स प्रोसेस। तो अब क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, वो बाहर निकलेगी। अगर डायरेक्ट में क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो रिवर्स में होगा आउट, बाहर निकलेगी। ठीक है। एंड इफ वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस इन द डायरेक्ट प्रोसेस, अगर पहले जब डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा था उसमें सब्सटेंस ने अगर वर्क किया था सराउंडिंग के ऊपर, तो अब रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, सराउंडिंग वर्क करेगी सब्सटेंस के ऊपर। राइट। तो दोनों में स्टेजेस सेम आएंगी। ठीक है। यहाँ पर अपनों को ये जो दूसरी लाइन दिख रही है कि इन द रिवर्स प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस पासेस थ्रू द सेम स्टेजेस एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस। कि जो वर्किंग सब्सटेंस आपने हमने पहले पहले टॉपिक में पहले पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्किंग सब्सटेंस हम थर्मोडायनामिक्स के केस में आइडियल गैस लेते हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारी आइडियल गैस है, जिस तरह से उसको प्रोसेसेस, जिस तरह से उसको स्टेजेस जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस में कवर करनी पड़ी, अभी दोबारा से उसको जो है वो रिवर्स प्रोसेस में भी वो स्टेजेस कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट जो है वो रिवर्स होंगे। तो थर्मल और मैकेनिकल जो स्टेजेस सॉरी इफेक्ट्स हैं उनमें क्या आ जाता है, थर्मल में हीट आ जाती है। यानी अगर पहले जब डायरेक्ट हो रहा था उसमें अब क्या हो गया, सूजी ने हीट को एब्जॉर्ब किया था। राइट। हमारे पास हीट अंदर की तरफ गई थी। तो अब जब हलवे से मुझे दोबारा सूजी बनानी पड़ेगी, मुझे हलवे में से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, गिवन आउट, बाहर की तरफ निकालनी पड़ेगी। तो रिवर्स प्रोसेस में हमारे पास थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट भी रिवर्स होंगे। यही नहीं कि हर एक स्टेप सेम हो रहा है। अगर जी सूजी से हलवा बना तब भी हीट इन जा रही थी, अब हलवे से सूजी बनी है तब भी हीट इन आ रही है, ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास अगर पहले में हीट अंदर की तरफ आ रही थी, तो दूसरे जो रिवर्स प्रोसेस है उसमें वो बाहर की तरफ हीट निकलेगी। ठीक है। और इसी तरह अगर अम, अगर सब्सटेंस पहले वर्क कर रहा था डायरेक्ट प्रोसेस में, अगर सब्सटेंस सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा था, तो रिवर्स प्रोसेस में सराउंडिंग जो है वो सब्सटेंस के ऊपर वर्क करेगी। ठीक है। तो दिस इज द ओनली चेंजेस विच अकर इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। अदरवाइज रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस जो है वो सेम स्टेजेस से गुजरती है, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, दैट इज थर्मल चेंजेस एंड मैकेनिकल चेंजेस। ठीक है। तो हमने ये 10th में नहीं पढ़ा था। ठीक है। हेंस द वर्किंग सब्सटेंस इज रिस्टोर्ड इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। और इस तरह से करते करते क्या होता है कि हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। A succession of events which bring the system back to its initial condition is called a cycle. इवेंट की इवेंट का अपने आप को कंप्लीट रिपीट करके वापस उसी जगह पर ले आना, किसी चीज का घूम फिर कर वहीं दोबारा आ जाना, इस चीज को हम साइकिल कहते हैं। रिवर्सिबल साइकिल इज द वन। रिवर्सिबल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें हमारे पास सारी चेंजेस जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल। लेट मी चेक माय माइक। Although no actual change is completely reversible, कोई भी जो हमारे पास आइडियल केसेस में रिवर्सिबल चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें ना, तो हमारे पास रिवर्सिबल चेंजेस जो है वो एक्चुअल नहीं होती। बट द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एवापोरेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेफर्ड स्लोली। लेकिन जब हम लिक्विफिकेशन के प्रोसेस को और प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन को, ठीक है, वो स्लोली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आर पर्टिकुलरली रिवर्सिबल। तो वो कुछ हद तक, एक्चुअल में तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक वो रिवर्सिबल होती हैं। सिमिलरली द स्लो कंप्रेशन स्लो कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन अ सिलेंडर इज रिवर्सिबल। ऐसे ही गैस की जो स्लो कंप्रेशन है सिलेंडर के अंदर, वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। As the compression can be changed to expansion by slowly decreasing the pressure of the piston on the piston of reverse um, compression of gas
इन अ सिलेंडर इज रिवर्सिबल प्रोसेस। हमारे पास जो कंप्रेशन होती है गैस की सिलेंडर के अंदर, वो भी तकरीबन तकरीबन क्या है, रिवर्सिबल है। Compression can be changed to expansion by slowly decreasing the pressure on the piston। और ऐसे ही हम कंप्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम डिक्रीज कर दें प्रेशर को, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है उसको हम डिक्रीज कर दें, तो अगर पिस्टन के ऊपर जो आप लोगों ने प्रेशर लगाया हुआ ना वो डिक्रीज करते जाए, तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। जब वो ऊपर की तरफ उठेगा तो अब गैस कंप्रेस नहीं रहेगी बल्कि एक्सपेंड होगी। टू रिवर्स द ऑपरेशन, और इस तरह से हमारे पास जो कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा था वो डायरेक्ट था, अब हमारे पास वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और एक्सपेंशन हो जाएगी। इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकग्राउंड, अगर हमारे पास एक प्रोसेस हमने परफॉर्म किया और वो दोबारा से जो है वो रिट्रेस अपने पाथ को नहीं कर सकता, अपनी स्टेजेस को रिपीट नहीं कर सकता, तो बैकवर्ड वो नहीं जा सकता, तो उस तरह के प्रोसेसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि वो अपने स्टेजेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स। हालांकि कंट्रोलिंग फैक्टर्स को तुम रिवर्स कर दो, ठीक है, लेकिन वो बैकवर्ड नहीं जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करेगा। इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हैं। All changes which occur suddenly or which involve friction or dissipation of energy through conduction। अब जितने भी चेंजेस होते हैं जिनमें हमारे पास फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, एनर्जी के लॉसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। कन्वेक्शन और रेडिएशन आर इरिवर्सिबल। कन्वेक्शन इरिवर्सिबल है, रेडिएशन इरिवर्सिबल है। An example of high irreversible process is an explosion। explosion तबाही मचा देने वाला बॉम्ब जो है एक दफा फट जाए तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, यहाँ पर अपने डू यू नो में देखें, फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन वाज डिजाइन बाय जॉन ब्रेथल। पता नहीं, मुझे तो इनके नाम नहीं पढ़ने आते, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा ज़हन में रखना होता है, ताकि अगर एमसीक्यूज में पूछ लें तो फिर आप लोगों को आता हो। अच्छा, तो ये हमारे पास टॉपिक इंक्लूड नहीं है, कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सही है, तो अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड और अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब किसी और क्लास की कुछ समझना हो तो फिर आप उसको भी, आप कोई टॉपिक समझना हो तो आप उसको मेंशन करेंगे, फिर मैं टाइम निकाल कर और आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया करूँगी। क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो उसके लिए मुझे टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं रात को आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे कहा था, तो मैं इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियोस बना रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।